हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेविरमन एकेडमी पे। आप सभी को पता है आप लोग के बोर्ड में एक चैप्टर है आप लोग का रे ऑप्टिक्स, और उस चैप्टर से हर साल 2009 से लेकर के 2025 तक हर साल आप लोगों का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। आज हम लोग उस चैप्टर का क्या करने वाले हैं, 5 मार्क्स के टॉपिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। जो कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस होगा वहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें एक फॉर्मूला आएगा आपका इक्वेशन। वो इक्वेशन होता है μ2 माइनस μ1 बाय आर इक्वल्स टू μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। ये जो इक्वेशन है आप लोगों का, इस इक्वेशन को आपको 5 मार्क्स में प्रूव करने के लिए पूछता है। आज हम लोग पूरा डिटेल में कि किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है, कहाँ पे, कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस पे, वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को हम थोड़ा समझाएंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अब आपको समझाते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन आप सभी को पता है। रिफ्रैक्शन एक लाइट का फेनोमेना है, एक घटना है। कैसा घटना है कि जब लाइट एक मीडियम को छोड़ करके दूसरे मीडियम पे इंटर करती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है। कभी वो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होती है और कभी वो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। मतलब रिफ्रैक्शन को आप सिंपल में ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स from its original path and this phenomena of light is known as refraction। अब ये कब नॉर्मल की ओर बेंड होता है, शायद ये आपको भी पता होगा कि वो नॉर्मल की ओर तब बेंड होता है जब लाइट आपका ट्रेवल करता है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। और आपका लाइट नॉर्मल से दूर कब बेंड करता है, जब आपका लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। ये सब बात आपको पता होगा। अब आपको करना क्या, देखिए, अब मान लीजिए कि लाइट आपका उधर से आ रहा है, ऐसे आपका लाइट आ रहा है, और अगर यहाँ पे एक दूसरा मीडियम है, मान लीजिए लाइट आपका आ रहा है एयर से, फिर लाइट मान लीजिए आपका एंटर कर जाएगा। ये वाला जो मेरा हाथ दिख रहा है, हाथ के पीछे मान लीजिए कांच है आपका, ग्लास। तो लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेगा, पहले आपका एयर से होते हुए अब वो ट्रेवल करेगा ग्लास में। लेकिन अगर ग्लास का सरफेस ऐसे प्लेन ना होकर के अगर ग्लास का सरफेस ऐसा हो, कॉन्वेक्स कर्व हो, ऐसे कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस में जब आपका लाइट आएगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होगा। और जो फॉर्मूला आपका आएगा, जो पूछता है आपको 5 मार्क्स में, एक फॉर्मूला आपको डिराइव करने पूछता है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस पे। उसके लिए हम आपके लिए एक फिगर बनाए हैं, इस फिगर को आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आप देखिए कि इधर हम लिए हैं एक मीडियम, जो मीडियम कैसा है आपका, रेरर है। रेरर का मतलब जिसका डेंसिटी कम होगा, जैसे मान लीजिए 2 मीडियम है, एक एयर और एक ग्लास, एक कांच है, तो किसका डेंसिटी कम होगा, ऑब्वियसली बात है एयर का कम होगा, मतलब एयर आपका रेरर मीडियम हुआ, और जो कांच है वो आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे 2 मीडियम लिए हम, एक रेरर मीडियम, यहाँ पे कुछ भी है मेरा, एयर पकड़ के रखिए आप, और इधर है मेरा डेंसर मीडियम, ये है मेरा डेंसर मीडियम। अब इस डेंसर मीडियम का सरफेस को देखिए, ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, तो आपको दिख रहा है कि ये उभरा हुआ है, उठा हुआ है, यानी ये जो मेरा सरफेस है वो कैसा सरफेस है, तो कॉन्वेक्स स्पेरिकल सरफेस है। अब इस सरफेस में मेरा लाइट इंटर करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो लाइट का बेंड होना तो जरूरी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो वही घटना है, एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो बेंड करेगा। तो अब देखिए कि कैसे बेंड करता है। यहाँ पे थोड़ा और बात हम लिखे हुए देखिएगा कि रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में उसको अपवर्तनांक बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हम मान लिए रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये सिंबल म्यू है, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग अलग है, दोनों मीडियम ही अलग अलग है, इसीलिए। इसके बाद अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये मेरा एक, इसको हम पकड़ लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस पे मेरा मान लीजिए एक पॉइंट है O, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई एक बॉडी यहाँ पे है। अब यहाँ से मान लीजिए रे निकला, रे ऑफ लाइट जाकर के स्पेरिकल सरफेस, ये जो स्पेरिकल सरफेस है यहाँ पे जाकर के मान लीजिए वो इंसिडेंट किया, यहाँ पे जाकर वो टकराया। हमें पता है लाइट यहाँ से कहाँ पे, कौन से मीडियम पे जा रही है, रेरर। अब यहाँ इस पॉइंट के बाद, ये पॉइंट को हम ए माने हैं, इस पॉइंट के बाद वो कहाँ इंटर करेगा, डेंसर में। अब हमें पता है कि जब लाइट रेरर टू डेंसर जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो उस सरफेस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो पॉइंट यहाँ पे जाकर के लाइट गिरा, अब नॉर्मल कौन सा है, देखिए हम इसको नॉर्मल माने हैं, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल माने हैं। क्यों माने हैं नॉर्मल इसको, अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है,
ये पॉइंट को हम क्या माने, सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, ये अगर एक स्पेरिकल सरफेस है तो अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो बताइए कि एक स्पेरिकल बनेगा, एक स्पेयर बनेगा गोल। अगर वो स्पेयर होगा तो उसका एक सेंटर होगा, और हमें पता है कि सेंटर, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं थोड़ा सा, ये मान लीजिए एक स्पेरिकल है, ये स्पेयर है, यहाँ पे हो गया एक सेंटर। अब ये जो सेंटर है आपका, इस सेंटर से जो लाइन जाता है आप इसको रेडियस बोलते हैं, और आप शायद पढ़े होंगे एक थ्योरम कि रेडियस जो होता है वो इस स्पेरिकल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर चलता है। वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम कि ये मान लीजिए एक स्पेयर बनाएंगे तो स्पेयर होने पे इसका एक सेंटर होगा, तो मान लेते हैं कि ये सेंटर है सी। अब इस सेंटर से हम लाइन बना दिए तो ये लाइन जाकर के इस सरफेस पे कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री हमेशा, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन इस सरफेस पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। मतलब ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन मेरा नॉर्मल हुआ, नॉर्मल। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से गया है, यहाँ से लाइट निकला है, जाकर के यहाँ पे गिरा है, अब ये हो गया नॉर्मल। तो हमें पता है कि अगर लाइट रेयर टू डेंसर जा रहा है तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। तो ये देखिए लाइट ऐसे नहीं गया, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ पे ना जा करके वो नॉर्मल की ओर क्या हो गया, बेंड हो गया, और जा करके यहाँ पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। कौन से एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को। मतलब यहाँ पे बनेगा मेरा इमेज, ये बन गया मेरा इमेज। ये था मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से मेरा इमेज बन गया कौन से पॉइंट पे, तो आई पॉइंट पे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो ओ पॉइंट पे। हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, तो हमें पता है कि पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं यू। इमेज यहाँ बना है तो पोल से इमेज के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, भी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पॉइंट पी तक का डिस्टेंस होता है आपका आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पूरा फिगर है रिफ्लेक्शन। तो कैसे गया, ये गया रेरर, यहाँ पे है नॉर्मल, अब हमें रेरर से डेंसर जाएगा, नॉर्मल की ओर झुक गया, ये जाकर के यहाँ मिला तो यहाँ पे बन गया इसका इमेज। ये पूरा कहानी है। उसके बाद हम क्या किए, इस पॉइंट से लेकर के एक परपेंडिकुलर हम डाल दिए हैं, कौन से एक्सिस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो पॉइंट कौन सा है आपका, एन पे हम परपेंडिकुलर डाले हैं। ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है उसके लिए हमको एक ऐसा करने पे देखिए हमको 3 राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। 3 राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सा, एक ए एन ओ पहला, एक होगी दूसरा देखिए ए एन सी, और आपका तीसरा देखिए ए एन आई। 3 राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और तीनों राइट एंगल ट्राइंगल को लेकर के हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये था पूरा फिगर। अगर आप फिगर समझ गए हैं अच्छे तरीके से, तो अब जो हम आपको इक्वेशन का रिवीजन करवाएंगे, प्रूव करवाना, वो आपके लिए आसानी होगा। तो अब आपको इक्वेशन प्रूव करने के लिए एक कंडीशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, वो है आपका पैराएक्सियल कंडीशन। क्या होता है पैराएक्सियल कंडीशन, चलिए पहले उसको समझते हैं। पैराएक्सियल कंडीशन अगर किसी को पता है तो वो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाएं। आप डायरेक्ट इक्वेशन को प्रूव कैसे करते हैं वो देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता उनको ये जानना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको प्रूफ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पैराएक्सियल कंडीशन समझते हैं। चलिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पे मैंने एक मान लीजिए कि ये मेरा एक कोई मिरर पकड़ लीजिए आपकी, ये मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको, ये कॉनकेव मिरर है। ये इसका पोल हुआ, यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी ऑब्जेक्ट। हमें पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जिसको हम यू बोलते हैं। तो हमेशा जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, चाहे लेंस के लिए हो, चाहे मिरर के लिए हो, या किसी सरफेस के लिए हो, या रे ऑप्टिक्स में जो हम लेंथ मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा साइन कन्वेंशन कि हम लेंथ हमेशा मेजर करते हैं पोल से मेजर करते हैं, और लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से मान लीजिए लाइट ऐसे गया, पैरेलल जो भी लाइट जाता है टकरा कहाँ वापस आता है, फोकस में। तो ये फोकस से पार हो गया। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अब देखिए कि ऑब्जेक्ट से निकला लाइट कहाँ पे गिरा, तो पॉइंट एक्स पे गिरा, ये गिरा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो लाइट यहीं से यहीं पे आया है। अब ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस आप पोल से ले सकते हैं, देखिए पोल से अगर मापिएगा तो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आपको पता है कि लाइट यहाँ से यहाँ गिरा है, मतलब कितना डिस्टेंस कम गिरा है, कितना डिस्टेंस कम है, ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है, ये छोटा, मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपका लाइट ट्रेवल नहीं किया ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि ये सरफेस कैसा कर्व है। और हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा मेजर करना पड़ेगा कहाँ से, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस आपका छूट गया, ये डिस्टेंस क्यों छूटा, क्योंकि जो मेरा सरफेस है वो कैसा कर्व है। ऐसा हमेशा होगा, अगर प्लेन सरफेस हो तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये दिक्कत ना आए बोल करके जो हम प्रूव करेंगे वो कौन से कंडीशन पे करेंगे, पैराएक्सियल कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम परपेंडिकुलर डाले हैं, इस पॉइंट को हम एन माने हैं, जैसे यहाँ पे माने थे, ये देखिए यहाँ माने पॉइंट है। अब अगर ये रे ऑफ लाइट इतना पोल से या प्रिंसिपल एक्सिस से
इतना डिस्टेंस पे ना गिर करके अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ गिरता है एकदम सामने में, इस जगह एकदम सामने में गिरता, किसके सामने में, पोल के सामने में, तो जब हम इसको ऐसे डाल देते परपेंडिकुलर तो वो जाकर के पॉइंट पी पे गिरता। अब चाहे डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ ले लो या फिर पोल से ले लो, अब दोनों बराबर होगा। लेकिन क्या ये डिस्टेंस ये वाला, क्या ये डिस्टेंस पोल से मेजर किए डिस्टेंस के बराबर होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर ये रे ऑफ लाइट सामने गिरता है तो सामने गिरने पे जो आप वहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे वो पॉइंट पी पे गिरेगा। मतलब ये जो एन है, देखिए यहाँ से एन यहाँ गिरा तो ये डिस्टेंस बच गया। अगर ये रे सामने होता तो पॉइंट पी पे जाके गिरता, मतलब लगभग आप एन कहाँ पे जाके गिरता, पी पे जाके गिरता। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैराक्सियल कंडीशन। रे ऑप्टिक्स में जो प्रूव आपका किया जाता है 12th में, वो पैराक्सियल कंडीशन के ऊपर किया जाता है। मतलब ये एज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि जो रे ऑफ लाइट उस सरफेस पे गिर रही है वो पोल के बहुत सामने में गिर रही है, ताकि हम जब वहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो वो पॉइंट पी पे गिरे और हमारा जो साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंस हमेशा मेजर करना है पोल से, ये बना रहे, नहीं तो होगा नहीं। अब पोल से मेजर करोगे डिस्टेंस ये आएगा, लेकिन आपका रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ, ये छोटा है दिख रहा है आपको, ये देखिए ये डिस्टेंस है, ये बच गया। ऐसा ना होगा करके रे कहाँ गिराना होता, सामने में। अब अगर रे सामने में गिरेगा तो जो एंगल सब बनेगा, देखिए आपको पता है कि पैरेलल में जाने वाला किरण कहाँ से पार होता है, फोकस से। अब ये ऐसे पार होगा। अब जो ये एंगल बनेगा, क्योंकि बहुत सामने गिरा है, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल भी बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा होने की वजह से पैराक्सियल कंडीशन में और क्या होता है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि पैराक्सियल कंडीशन वो है जब आप उसमें परपेंडिकुलर डालोगे तो जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन से पॉइंट पे गिरना चाहिए, पोल पे गिरना चाहिए। मतलब ये जो लाइट जाके गिरेगा वो पोल के बहुत नज़दीक में गिरा होगा। क्लियर है? और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब इतना सामने में गिरेगा तो जो एंगल उंगल बनेगा वो एंगल भी बहुत छोटा होगा, जिस वजह से हम पैराक्सियल कंडीशन पे लिख सकते हैं tan थीटा को थीटा के बराबर। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराक्सियल कंडीशन क्या है? लाइट पोल के बहुत नज़दीक में गिरना चाहिए। बहुत नज़दीक में गिरने से क्या होगा कि जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे वो कहाँ पे गिरेगा, पॉइंट पी पे। इसका मतलब हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉइंट पोल से ही करेंगे और वो मेरा सही होगा। उसके बाद दूसरा, सामने में गिरने के वजह से उसका एंगल बहुत छोटा बनेगा, तो हम tan थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि tan जीरो का वैल्यू क्या होता है, tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अब tan जीरो का वैल्यू जीरो, तो tan को नहीं लिखने से तो चलेगा, जीरो इक्वल टू जीरो। वही बात है, tan थीटा को हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को डायरेक्ट, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है, बहुत छोटा, मतलब जीरो के नज़दीक, और जीरो के नज़दीक आने से हम tan थीटा को डायरेक्ट थीटा ले सकते हैं। और tan जीरो जीरो, tan वन को आप वन ले लीजिए, इस टाइप से, tan टू को आप टू ले लीजिए, इस टाइप से। ठीक है? तो ये सब हम अप्लाई करेंगे पैराक्सियल कंडीशन यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं स्नेल्स के लॉ का। स्नेल्स का लॉ, रिफ्लेक्शन होगा तो स्नेल्स का लॉ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। स्नेल्स का लॉ क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोलता है स्नेल्स लॉ? कि जो साइन आई बाय जो साइन आर होता है, यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ पे बोर्ड में देख लीजिए कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये लाइट आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आई। ये हो गया रिफ्रैक्टेड, ये बेंड हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, तो आर। और तीन एंगल है, देखिए ये वाला, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं बीटा, और इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं गामा। क्लियर हुआ? तो स्नेल्स का लॉ बोलता है कि जो साइन आई बाय साइन आर होगा ये किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है, तो म्यू। कहाँ पे लाइट कहाँ पे इंटर कर रही है, तो यहाँ पे इंटर कर रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना 2, तो यहाँ बराबर होगा, वो बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 किसके रेस्पेक्ट में, कहाँ पे इंटर की है, 2 पे इंटर किया है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, 1 के रेस्पेक्ट में। मतलब ये बराबर होगा म्यू 2 1। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये स्नेल्स लॉ है। देखिए अगर आप ये सब नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, आपको रे ऑप्टिक्स में कुछ बातें तो जानना होगा, ताकि आप रिवीजन जब करो तो आपको थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए अब, तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को आप ऐसे लिख पाओगे, इसको लिख दिया आप साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है रे, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1।
अब पैराक्सियल कंडीशन में और एक बात, एक तो हम बताएं कि पॉइंट P जो होगा डायरेक्ट N पे गिरेगा, टेन थीटा को हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। और एक बात, आप साइन थीटा को भी थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा को भी आप थीटा ले पाओगे, क्योंकि साइन जीरो का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। तो आप किस में से कर सकते हैं, अगर पैराक्सियल कंडीशन हुआ तो टेन थीटा को थीटा ले पाएंगे, साइन थीटा को भी थीटा ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन थीटा का जगह कौन है, आई, तो हम साइन आई को क्या लिख पाएंगे, सिर्फ आई लिखेंगे थीटा। यहाँ पे क्या है साइन आर, इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ थीटा आर। यहाँ पे बनेगा μ2 बाई μ1, और ये हम कब कर सकते हैं, तो एट पैराक्सियल कंडीशन, ये मस्ट है, एट पैराक्सियल कंडीशन ये मस्ट है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे, और इसको कर सकते हैं ऐसे। तब क्या लिख पाओगे, आप क्या लिख पाओगे, आप लिख पाओगे μ1i इक्वल्स टू μ2r। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1। ये पहला काम हुआ आपका, प्रूव करने का पहला काम। आपने स्नेल्स का लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स का लॉ बोलता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है रिलेटिव होता है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आप ले रहे हैं। तो किसका ले रहे हैं, 2 का। किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे 2 कौन है, डेंसर है, मतलब डेंसर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, रेरर मीडियम के रेस्पेक्ट में। ऐसा हमेशा करना होगा। लाइट जहाँ पे जाके इंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और जहाँ से आया था उसके रेस्पेक्ट में। ये काम था पहला, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना। इसके बाद का काम क्या होगा, हम खोजेंगे एक बार एंगल ऑफ आई और एक बार खोजेंगे एंगल ऑफ आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला प्रोसेस ये। अब आप देखिए एक ट्राइंगल जो है आपका वो है ACO। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल ACO। ACO में कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये ऊपर तरफ से ऐसे नॉर्मल गया है, ये पॉइंट है मान लीजिए A का, ये पॉइंट है मान लीजिए C का, ये जो लाइन आया है ये वाला, और ऐसे गया है यहाँ तक, कहाँ तक गया है, तो पॉइंट O तक गया है, और O से ऐसे MA है। ये वाला एंगल को आप ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल I है, इस वाले एंगल को हम अल्फा माने हैं, और इस वाले एंगल को हम माने हैं बीटा। अब आपने ट्राइंगल का तो प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि अगर कोई एंगल बाहर में है तो बाहर वाला एंगल अंदर के दो एंगल के एडिशन के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब हम इस यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इस ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं, बाहर में एंगल कौन है, आई है, तो हम आई को लिख सकते हैं, आई किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का। किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा का। आप इसको एक दूसरा इक्वेशन पकड़ लीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो देखिए आई आपका क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब आई निकालने के लिए, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक बार आई निकालना है और एक बार आर निकालना है। अभी हमको इस फिगर से देखने को मिला कि आई किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ अल्फा प्लस एंगल ऑफ बीटा। ये दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होगा। मतलब अब हमें ढूंढना क्या है, एक बार अल्फा कितना होगा और एक बार बीटा कितना होगा। उससे पहले एक काम करते हैं, हम आर को भी देख लेते हैं। आर को निकालने के लिए हम एक दूसरा ट्राइंगल देखेंगे। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, ए आई और ये सी, AIC। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक ट्राइंगल। इस फिगर को मिटा दे रहे हैं अभी, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे किए हम। अब हम आ जाते हैं एक ट्राइंगल दूसरा में। कौन सा ट्राइंगल पे आ जाएंगे, इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिएगा। कौन सा इक्वेशन मानिएगा, इसको आप इक्वेशन मान लीजिएगा 2। अब दूसरा ट्राइंगल पे हम आते हैं, इन ट्राइंगल AIC। तो AIC कैसा है, AIC वाला ट्राइंगल ऐसा है आपका, ऐसे गया है, ऐसे गया है, और ये शायद आपका ऐसे है, ऐसे। ये आपका A है, ये आपका I है, और ये आपका C है। ये वाला एंगल सर बाहर में है, ये बीटा है। अंदर में कौन कौन है, ये आपका R, और यहाँ पे कौन है, ये आपका गामा। मतलब बीटा किसके बराबर होगा, ये बाहर में इस बार ना, बाहर वाला एंगल अंदर के बराबर होगा। मतलब इस ट्राइंगल से हमको देखने को मिला कि जो बीटा होगा, ये बीटा बराबर होगा R प्लस गामा का। हमें तो बीटा नहीं निकालना, क्या निकालना, R। तो R क्या होगा, अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, मतलब हमको यहाँ से मिलेगा R इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपका, बीटा माइनस गामा। इसको आप इक्वेशन मान लीजिएगा 3। तो हमको दो चीज़ देखने को मिला कि I जो होगा वो बराबर होगा अल्फा बीटा का, R बराबर होगा बीटा माइनस गामा का। मतलब हमें I और R निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और गामा का वैल्यू। 3 चीज़ निकालेंगे, मिल जाएगा I और R। और इक्वेशन 1 को याद करिए, वहाँ पे जाके I का और R का वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला था वो निकल जाएगा रिफ्लेक्शन वाला। आसान ही है। तो चलिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं आप लोग का अल्फा बीटा और गामा को। अब हम लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू ट्राइंगल से ही निकालेंगे, और वो जो आपको बताए थे पहले 3 राइट एंगल ट्राइंगल, वहाँ से हम अप्लाई करेंगे। चलिए तो पहले हम आ जाते हैं ट्राइंगल कौन सा, ANO पे। अब आ जाएंगे हम इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए एन ओ। ए एन ओ पे देखिए ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि 90 डिग्री पे है तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। ये एंगल क्या है? अल्फा। ये अगर अल्फा है तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं टेन अल्फा। चलिए टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर ये अल्फा है तो ये आगे वाला पी होगा आपका ए एन, आगे कौन होगा आपका ए एन, और बेस कौन होगा आपका? तो ओ एन। तो बेस हो जाएगा आपका ओ एन, बेस हो जाएगा आपका ओ एन। और अगर ये पैराक्सियल कंडीशन है, क्योंकि हमने पैराक्सियल कंडीशन लेकर के पैरा इक्वेशन साइन आई को क्या लिख दिया? आई। साइन आर को क्या लिख दिया? आर। मतलब ये सारा प्रूव हम किस कंडीशन पे कर रहे हैं? पैराक्सियल कंडीशन। तो अगर पैराक्सियल कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो पैराक्सियल कंडीशन पे टेन अल्फा क्या लिखाएगा? अल्फा। टेन अल्फा अल्फा लिखाएगा। और एन पॉइंट कहाँ पे गिरेगा? पॉइंट पी पे। मतलब एन के जगह पे हम पी लिख सकते हैं, मतलब ये लिखाएगा ए पी और ये लिखाएगा आपका ओ पी। बोलिए होगा ऐसा? इसको हम ये देखिए अल्फा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इक्वल क्या निकल गया? ए पी बाई ओ पी। कौन से कंडीशन पे? तो एट पैराक्सियल कंडीशन। तो पैराक्सियल कंडीशन पे हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? ए पी बाई ओ पी। अब दूसरा ट्राइंगल पे आप आइए। दूसरा ट्राइंगल पे ये वाला ट्राइंगल ए एन सी, ए एन सी। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए एन सी। ट्राइंगल पे आ जाते हैं हम ए एन सी पे। तो ए एन सी पे बोलिए, ए एन सी पे क्या मिलेगा आपको? टेन बीटा। टेन बीटा ले लेते हैं हम। अब टेन का फॉर्मूला वही पी बाई बी। अब अगर ये बीटा है तो आगे वाला ये होगा परपेंडिकुलर ए एन, इसमें भी परपेंडिकुलर ए एन है आपका। बेस कौन है? तो एन सी, बेस हो गया आपका एन सी। और पैराक्सियल कंडीशन पे टेन बीटा क्या होगा? बीटा। टेन बीटा हो जाएगा आपका बीटा। और ए एन, एन के जगह पे क्या लिख पाएंगे? ए पी, क्योंकि एन जाके पी पे गिरेगा, ए पी। और एन सी को हम लिख पाएंगे पी सी। बीटा भी मिल गया। इसके बाद निकाल लेते दूसरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल पे ए एन आई पे। तो ए एन आई पे क्या दिख रहा है? गामा। तो गामा मिल जाएगा। और गामा इक्वल टू होगा क्या? ध्यान से वो देख लीजिए, बार बार नहीं लिख रहे हम। गामा इक्वल टू क्या होगा? ये टेन गामा, टेन गामा आगे क्या होगा? परपेंडिकुलर ए एन, और बेस क्या होगा? एन आई। चलिए एक बार लिख ही देते हैं और उसको हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम टेन। अब आ जाएंगे कौन सा ट्राइंगल? तो ट्राइंगल है मेरा ए एन आई, ए एन आई। इस ट्राइंगल पे देखते हैं हम ए एन आई। ए एन आई ट्राइंगल पे मेरे को मिल जाएगा टेन गामा। टेन गामा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? टेन गामा का, टेन का फॉर्मूला वही बनता है पी बाई बी, पी बाई बी। अब अभी यहाँ पे और बार लिख देते हैं टेन गामा इक्वल्स टू पी। कितना आएगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ए एन। और बेस क्या होगा इसका? एन आई। बेस होगा इसका एन आई। पैराक्सियल कंडीशन पे हम टेन गामा को लिख पाएंगे आपका गामा, ए एन को लिख पाएंगे आपका ए पी, और आपका जो एन आई है इसको लिख पाएंगे आपका पी आई। तो ये आपका सबका वैल्यू निकल गया, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया और गामा निकल गया। अब हमको चाहिए आई और आर। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू पुट करेंगे। जो आई और आर मिलेगा उसके वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 पे। तो चलिए अब करते हैं इसको पुट। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन 2 पे। तो जो मेरा इक्वेशन 2 था, फ्रॉम इक्वेशन 2, मेरा जो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था मेरा? तो इक्वेशन 2 था मेरा i इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे को अल्फा का भी वैल्यू पता है, बीटा का भी वैल्यू पता है। चलिए बिठा देते हैं। तो सबसे पहले अल्फा का वैल्यू क्या था मेरा? तो अल्फा का वैल्यू था मेरा ए पी। अल्फा यहाँ पे है, मतलब आपका हो जाएगा ओ पी, ए पी बाई ओ पी। ये मेरा अल्फा था। बीटा क्या था? बीटा था मेरा ए पी बाई पी सी। बीटा मेरा ये था, ये आ चुका है। अब यहाँ से कुछ कॉमन जाएगा, ए पी ऊपर में है तो ए पी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा आई इक्वल्स टू, ए पी आएगा मेरा कॉमन। ए पी कॉमन अभी ले ले की जरूरत नहीं है, रहने देते हैं। ये मेरा आई निकल गया, रहने देते हैं अभी। हाँ, इक्वेशन 2 से मेरे को आई मिल गया। अब इक्वेशन 3 पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मेरा क्या था? तो इक्वेशन 3 मेरा था आर इक्वल टू क्या था? बीटा माइनस गामा। बीटा निकल चुका है मेरा। बीटा क्या आया है? ए पी बाई पी सी माइनस गामा क्या आया है मेरा? गामा आया है ए पी बाई आपका गामा था, गामा कहाँ है? ये मतलब आपका पी आई।
ये आपका गामा निकला था। अब आई निकल गया, आर निकल गया, तो इक्वेशन 1 पे आ जाते हैं आप। अब इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 अब इक्वेशन 1 क्या था मेरा, याद करिए। तो इक्वेशन 1 था मेरा μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर। अब आई के जगह पे ये रखेंगे, आर के जगह पे ये रखेंगे, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको करेंगे। तो अब हम फिगर मिटा सकते हैं। अब हम लोग कर देते हैं, आई को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको μ1 आई कौन है, ये वाला आई है, डाल देते हैं यहाँ पे AP। देखिए इन दोनों में AP कॉमन आएगा, तो AP कॉमन ले लेके पहले, चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं। μ1 AP को ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/OP, यहाँ बच जाएगा 1/OP, ये हो जाएगा 1/PC प्लस 1/PC, ये होगा आपका μ1 आई हो गया। आर को बिठाते हैं अब, आर में μ2, आर में भी आप देख सकते हैं ये आर है आपका, इसमें भी AP है, तो AP कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया AP, बचा क्या 1/PC माइनस 1/PI, 1/PC माइनस 1/PI। अब यहाँ से AP कट जाएगा, तो बचा क्या आप देखिएगा, तो बचा आपका μ1 O से P, पॉइंट P क्या पोल है, O क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है U। अब आप देखिए कि U किधर था, या सरफेस था, U आपका इधर था लेफ्ट तरफ, ये है राइट, ये है लेफ्ट। लेफ्ट तरफ जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव, और राइट तरफ जो भी लेंगे वो पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OP को हम क्या लिख पाएंगे, तो OP के जगह पे हम लिख पाएंगे कि OP मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे 1 का 1, और ऑब्जेक्ट के लिए U होगा, और साइन कन्वेंशन लेफ्ट होने के चक्कर में इसका हो जाएगा माइनस, साथ में प्लस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर था, राइट तरफ था, मतलब ये प्लस में आएगा 1/r इक्वल्स टू ये μ2 का μ2, फिर से PC रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r माइनस 1 का 1, P से I, पोल से I मतलब इमेज तक, तो इमेज डिस्टेंस है ये, इमेज डिस्टेंस भी राइट तरफ था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा आपका V, ये निकल के आएगा। अब चलिए इंटू कर देते हैं इसको, कैसे आएगा देखिए, इंटू करिए, तो ये लिखाएगा आपका माइनस है यहाँ पे देखिएगा, तो मुझे लिखाएगा माइनस μ1/u प्लस μ1/r इक्वल्स टू, ये इससे इंटू होगा μ2/r माइनस μ2/v। अब करना क्या है, अब आपका फॉर्मूला निकल चुका है, लगभग निकल चुका, बस सजाने का जरूरत है। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, इसको ले जाना है इधर और इसको ले आना है इधर, बस इतना सा काम आपको करना है। इस वाले को पार कर देना इधर, इस वाले को पार कर देना है इधर, इतना काम करना है। आपका जो फाइनल फॉर्मूला हम आपको बताए थे μ2 माइनस μ1/r इक्वल्स टू μ1/v माइनस μ1/u, वही आएगा। तब आप देखिए ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो कर देते हैं, चलिए उसको उधर ले गए, तो वहाँ पे मेरा था, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, इधर से लिख रहे हैं आपका, ये देखिए μ2/r, ये μ2/r, ये प्लस में है, इसको ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, मतलब माइनस कौन जाएगा उधर, μ1/r जाएगा। ठीक है, चलिए ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस में हो जाएगा, μ2/v आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस, और ये तो आपका क्या था, यहाँ पे था आपका माइनस μ1/u, और यही तो था आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए r आपका क्या है 1/r, यहाँ पर दिख रहा है r आपका एलसीएम चल जाएगा, r को ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा आपका μ2 माइनस यहाँ बच जाएगा आपका μ1, और ये किसके बराबर आ गया, तो μ2/v माइनस μ1/u, ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला जब आपका रिफ्लेक्शन होगा कौन से सरफेस पे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस वाले फॉर्मूला को प्रूव करने बोलता है कि प्रूव दिस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आपको करना क्या है, स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करिए, आपको वहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, फिर आप आई और आर को खोजिए, आई और आर को खोजने जाइएगा तो आपको अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा, और सारा का सारा काम करने के लिए आपको कौन सा कंडीशन लेना होगा, पैराक्सियल कंडीशन। ये हो गया कॉन्वेक्स पे। नेक्स्ट वीडियो आप लोग का 5 नंबर पे और एक टॉपिक बनता है, वो है आपका कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस पे फॉर्मूला को प्रूव करना। तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, ये 5 नंबर का वीडियो है, इसको रिवीजन करिए। ये वीडियो अगर ये 5 नंबर में इस बार नहीं भी आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ मार्क्स देके जरूर जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।